अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, आज के हल्का NA63 जेलम में ज़िमनी इलेक्शन का कांटेदार मुकाबला हुआ है। नताइज का सिलसिला भी जारी है। अभी तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा मतलूब मेहदी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी 4 से 5 हज़ार के फर्क से अभी पीछे हैं। मगर अभी देही इलाकों के 12 रिजल्ट्स और नताइज आने का वेट किया जा रहा है। ये सिलसिला भी अभी जारी है। इस नशिस्त पर 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के ही नवाबजादा इकबाल मेहदी कामयाब हुए थे। उनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई और आज उनके बेटे राजा मतलूब मेहदी को PTI उम्मीदवार फवाद चौधरी पर बरतरी हासिल है। फवाद चौधरी ने जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इंतखाब में हिस्सा लिया हुआ है। पहले भी हल्का NA63 जेलम शहर का निस्फ हिस्सा कैंट और तहसील पिंडदन खान में मुश्तमिल है। इसमें 28 यूनियन काउंसिल्स हैं और इस इंतखाब की सबसे अहम बात शायद ये कि मुस्लिम लीग काफ राजा मतलूब मेहदी की हमायत में सरगर्म नजर आई। ये किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मुस्लिम लीग नून की पहली हमायत है और नून की कामयाबी इतना बड़ा कारनामा शायद नहीं गिवन दैट इट्स बाई इलेक्शन, क्योंकि इस नशिस्त पर 88 से 1997 तक भी 12 नवाबजादा इकबाल मेहदी नून लीग की टिकट पर ही कामयाब होते रहे हैं। मगर इस इंतखाब में पीपल्स पार्टी का कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा। अब ये नुक्ता भी लम्हा फिक्रिया है अपोजिशन के लिए कि पनामा लीग्स और तहरीक एहतसाब के शोर में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी क्या ये साबित करती है कि अवाम अभी भी हुक्मरानों की करप्शन के बारे में सीख पा नहीं हुई, या फिर जो छोटी लीड दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नून की जीतने की, बीइंग इन गवर्नमेंट येट एक छोटी मार्जिन से जीतना। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि ये भारहा PTI के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और पुरुमीद बात है। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद, कंग्रेचुलेशंस। अभी तक तो ज़बरदस्त वोट्स आ रहे हैं, सामने कांटे का मुकाबला है। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि गिवन द हिस्ट्री ऑफ दिस सीट इट्स नो कंपटीशन, मगर फिर भी ज़बरदस्त मुकाबला है। अभी आपके पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? बिकॉज मैं घंटा दो पहले आपको सुन रही थी, यू थॉट कि आप लीड पे हैं। जी बिल्कुल, अभी भी जो है वो हमारी जो पिंडदादन खान साइड है, लिल्ला है, खेवड़ा है, इन साइड्स के ऊपर हमारी लीड है। 3400 की लीड पे हैं हम। और ये जो इलाका है जिसमें ये जेलम शहर आता है और ये बाकी रियाज आते हैं, यहाँ पर अभी जो रिजल्ट्स रहते हैं, अल्टीमेटली जो इलेक्शन रिजल्ट होगा वो 1200 से 1500 वोट्स के दरमियान होगा। PMLN कैन विन और वी कैन विन। मगर अभी जो मेरे पास गैर रस्मी नताइज हैं उसमें तो फवाद आप 61,800 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून का राजा मतलूब ये रिजल्ट जो है ये समा ने दिए थे और उसने जियो ने दिया था, समा ने दिया था और एक और टीवी ने दिया था, बट वो उन्होंने विथड्रॉ कर लिए हैं। So you're still expecting to be winning? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देही इलाकों के रिजल्ट्स नहीं आए? देही इलाकों के भी रिजल्ट्स नहीं आए। I'm looking for. And if you lose, अगर आपको शिकस्त हो जाती है तो छोटे मार्जिन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये तो जीत हार दोनों होगी 1200 से 1500 के दरमियान। अच्छा, दोनों तरफ यही मामला है, 12 से 15, विच इज ग्रेट। अगर आप मुझे बताएं, बिकॉज फवाद ये बड़ा छोटा मार्जिन है। बाई इलेक्शंस में हमेशा यू यूजुअली सी द सिटिंग गवर्नमेंट विंस, और इस नशिस्त की तो एक तारीख भी रही है। देखिए मैर, इसमें प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि रूरल इलाका है, इसमें 26 PMLN के जो पूरा चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट आया हुआ था यहाँ कंपेन करने, 12 MPs पूरे आए हुए थे, सब ने जो है वो यहाँ पर कंपेन की। फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पटवारी और पुलिस का तो एक रोल होता ही है। इस बार निकाह ख्वानों को भी बुलाया गया, फिर ज़कात उशर के चेयरमैनों को बुलाया गया, तो मार्केट कमेटी के मतलब कोई बंदा बचा नहीं जिसको, पटवारियों को, हर बंदा जो सरकारी मशीनरी है वो इस्तेमाल हुई। फिर यहाँ पर DCO साहब ने सारे चेयरमैन को और उनको काउंसलर्स को बुलाया, उनको 25-25 लाख रुपए के पहले मंसूबे दिए, फिर 50-50 लाख रुपए के आखिर में फिर मंसूबे अनाउंस किए। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर तो ये इलेक्शन इस तरह इतना अनइवन होता है फ्रेंकली कि आपको कम से कम 40,000 की लीड चाहिए गवर्नमेंट को हराने के लिए। इससे कम अगर आपकी वोट्स हैं तो आप नहीं जीत सकते ये। अच्छा चले, बट जो भी रिजल्ट आएगा यू विल एक्सेप्ट इट? बल अगर आप समझते हैं कि ये जो आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब एक पकड़े गए सामने ही स्टैंप लगाते हुए, PMLN के फौज ने उनको पकड़ा, अभी तो देखते हैं कि ये प्री पोल रिगिंग में और रिगिंग में अगर समझें कि ये ऐसे ही इलेक्शन चलने हैं तो फिर तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, यानी कि आप अपना मार्जिन छोड़ रहे हो वो PTI के धांधली नैरेटिव का? नहीं, धांधली आप इसको प्री पोल रिगिंग को क्या कहेंगे? अगर सारा जो है वो सेक्रेटेरिएट लगा हुआ हो और वो आपके लिए वोट खरीद रहे हो और वो कर रहे हो, तो फिर आप इसको प्री पोल रिगिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। गैर हतमी नताने हैं मगर फवाद अभी भी पुरुमीद हैं कि वो जीत निकलेंगे। इसी के साथ आज की बड़ी कहानी की जानिब चलते। नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले बरतानवी हुकाम ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए शवाहिद को नाकाफी करार दिया है। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस डेव ने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से मुलाकात में इंकशाफ किया कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया रेफरेंस बरतानवी हुकाम को मौसूल तो हो गया है, लेकिन इस रेफरेंस में ठोस और मौसर शवाहिद फराम नहीं किए गए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वाजे किया कि जब तक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मजबूत सबूत नहीं भेजे जाएंगे उस वक्त तक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की सरजमीन इस्तेमाल होने का मामला जितना संगीन उतना ही मज़ाइका खेज इस मुकदमे की दरख्वास्त है। मामला संजीदगी की कसौटी पर रखा जाता तो यकीनन अनडाउटेडली पार्लियामेंट में जहर बहस होता, आज की काबीना से मंजूरी पाता। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के नामवर कानूनदानों, प्रोसिक्यूटर जनरल समेत मुकदमे की मुशावरत होती। अल्ताफ हुसैन के खिताब की सर्टिफाइड कॉपीज, चैनल्स पर हमलों की मुकम्मल तफसीलात, कहाँ हुए, कब हुए, हमलावरों के बाहर निकलने, हमला करने, फरार होने की फुटेजेस, उनकी टाइमिंग्स और व्हाट यू कॉल कॉजल लिंक तक रेफरेंस के साथ नथी किए जाते। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने बस एक खत में इल्जामात लगाकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। क्या यह मामला गुंगलों से मट्टी उतारने का मुतहम्मिल था? नाज़रीन, पाकिस्तान में भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सैकड़ों मुकदमा दर्ज हैं, उन पर गद्दारी के इल्जामात भी हैं, कत्ल गारत गर्दी और दहशतगर्दी के इल्जामात भी। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में भी कानून हरकत करता दिखाई देता है। ना ही हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से कोई संजीदगी से बहस कर रही है या दिखाई दे रही है। और अगर हुकूमत अल्ताफ हुसैन के मामले में इतनी ही संजीदा है तो फिर एक कमजोर तरीन रेफरेंस बरतानिया क्यों भेजा गया? पूछेंगे कैबिनेट मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब अलैकुम। अब्बासी साहब, आज काबीना की मीटिंग हुई। सबसे पहले मुझे ताज्जुब हुआ कि इतना संगीन और बड़ा मसला गद्दारी के हवाले से, तीसरी बड़ी सियासी जमात के हवाले से एजेंडा पे ही नहीं था। ये वो एक पॉलिटिकल इशू है और एक पार्टी तक लिमिटेड है और हम उसे एक इंट्रा पार्टी इशू समझते हैं। पार्टी के अंदर एक डिफरेंसेस हैं। सर, ये इंट्रा पार्टी इशू है आपके मुल्क के हवाले से? मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं आपके मुल्क के हवाले से, गैर मुल्की एक शख्स के बारे में है ना, तो ये मुल्क के बारे में। सो लेट्स बी क्लियर, ये एक शख्स ने बयान दिया ना, एक शख्स ने बयान दिए, पार्टी ने तो नहीं दिए। पार्टी ने तो अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। वो शख्स जो कायद है तीसरी बड़ी जी, जो कायद है, और इसीलिए जो पार्टी है उसने डिसोसिएट किया। वो शख्स इंग्लैंड में है, ब्रिटिश नेशनल है। अब जो उनकी पाकिस्तान में पार्टी है जिसको वो कंट्रोल करते थे, उसने डिसोसिएट कर लिया अपने आप को। सो इट्स नॉट अ बिग इशू आपकी नजर में? नहीं, इट्स अ इशू, लेकिन उस पर काबीना क्या बहस करेगी? उसके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो हो रहा है। सर, उसको किस तरह, मैं बताती हूँ क्या बहस करेगी। ये काम हुआ है, इसके ऊपर हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए, वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए, काबीना ये बहस करेगी। देखिए, काबीना के जो इजलास होते हैं वो इस बहस के लिए नहीं होते। काबीना के इजलास का एक एजेंडा होता है जिसको कई दिन पहले तयन किया जाता है, उसके पेपर्स बनते हैं, वो सर्कुलेट किए जाते हैं ताकि काबीना उस पर कोई सैर हासिल बहस करके हतमी फैसले करे। अगर आप किसी उस पर यकीनन डिबेट होती है, जो इश्यूज हैं, करंट इश्यूज होते हैं, उन पर भी डिबेट जरूर होती है, लेकिन उसके बारे में फैसले वहां नहीं किए जाते। आप बताइए सर कि जस्टिस साकिब निसार की जजमेंट के बाद जो हिस्टोरिक जजमेंट आई है अभी हाल ही में कि कोई भी फैसला नहीं दिया जाएगा जब तक काबीना से अप्रूवल नहीं हो, राइट? इज इट ओके कि चौधरी निसार ने, एक फेडरल मिनिस्टर ने आज खुद नोटिस भेजा, रेफरेंस भेजा है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट? जी देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि जो काम कोई मिनिस्ट्री करेगी वो कैबिनेट अप्रूवल होती है। हाँ। कुछ इश्यूज की अंडर द रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट अप्रूवल चाहिए होती है। तो अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन यकीनन उससे कैबिनेट का काम या हुकूमत का काम काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्योंकि एक हिस्टोरिकली, और ये पूरी दुनिया में है कि काबीना की कमेटीज़ होती हैं, वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हैं और उनके पास काबीना के इख्तियारात होते हैं। जहाँ रेटिफिकेशन चाहिए होती है वो बाद में काबीना दे देती है, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत ने आज फैसला किया कि नजरसानी भी की जाए। नजरसानी तो होगी। इसी तरह कुछ इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को दिए जाते हैं रूल्स के तहत, जो कि आज के नहीं है, जब से 73 का आइन आया है वो मौजूद हैं, कि कुछ फैसले वो कर बाद में काबीना को कॉन्फिडेंस में ले लें। लेकिन वो बहरहाल ये एक प्रोग्रेशन है, मैं समझता हूं मैच्योरिटी है सिस्टम की,
کہ جوڈیشری بھی کو سمجھے گی حکومت کیسے آپریٹ کرتی ہے, حکومت بھی کو سمجھے گی. بہرحال سلسلہ آگے چلتا ہے. سر اب اگر آپ مجھے اجازت دیں, میرے ساتھ لارڈ نذیر بھی ہیں, میں چاہوں گی آپ بھی ان کی باتیں سنیں. لارڈ نذیر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا, سو لارڈ نذیر آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے خط بھی لکھا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کہ الطاف حسین کے خلاف کام کریں, مگر آج کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو ریفرنس بھیجا تھا وہ ناکافی تھا, اس میں شواہد نہیں تھے کہ برطانیہ کوئی اقدام یا کوئی ایکشن لے سکے الطاف حسین کے خلاف. سو ایز اے لائر ایز ویل سر, پہلے مجھے بتائیے کہ برٹش لا اگر دیکھا جائے تو اس میں کون سی انڈائٹیبل چیزیں ہیں جس کے انڈر ہم اپنا کیس جو ہے وہ فائل کر سکتے تھے اگینسٹ الطاف حسین؟ دیکھیں, یہ کب سے تقریباً 3 کیسز جو ہیں وہ میں گورنمنٹ پاکستان کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس کی جو ایویڈنس ہے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے قتل کے حوالے سے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے حوالے سے. دیکھیں, ان سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں بیٹھ کے برٹش سٹیزن جو ہے وہ تقریریں کرتا ہے, آؤٹریجس تقریریں کرتا ہے, اور وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, وہ لوگوں کو جو ہے وہ وائلنس کی جو ہے وہ پرموٹ کرتا ہے, ان کو حقوق دیتا ہے اور اس کی وجہ سے لاشیں گرتی ہیں. یہ سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں اپنی تقریروں میں گاب بات بھی کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ 22 تاریخ والا جو واقعہ ہوا ہے اس میں الطاف حسین نے اپنی تقریر میں اس نے لوگوں کو کہا. سر یہ باتیں سب ہمیں پتہ ہیں, قطع کلامی معاف, میرے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر برٹش لا کو دیکھا جائے تو انڈائٹمنٹ کے اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں موجود جس سے ہمیں جس کو نظر رکھنی چاہیے تھی, جس پہ بیفور منسٹری آف انٹیریئر نے یہ ریفرنس فائل کیا جو ہمیں واپس بھیج دیا گیا ہے؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ضروری ہے, پھر اس کی ٹرانسکرپٹ سرٹیفائیڈ ٹرانسکرپٹ, رائٹ, یہ اس کی ٹرانسلیشن بھی, اس جو آپ کے وہاں پہ جو ڈیمیج ہوا ہے, جو آدمی قتل ہوا ہے, جو زخمی ہوئے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس, تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پروسیکیوشن اپنے کیس میں استعمال کر سکے. پھر اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمارے جو پولیس ہے وہ وہاں پہ آ کے ان لوگوں سے خود بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس لے سکے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے, آپ کو لگ رہا ہے, بیکاز آج آپ کی لیبر ایم پی نے بھی کہا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ریلکٹنٹ لگ رہی ہے کچھ کرنے کے حوالے سے ایم کیو ایم کے اس کیس کے اندر, آپ کو لگتا ہے کوئی ریلکٹنس ہے برٹش اتھارٹیز میں اسکاٹ لینڈ یارڈ میں؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ریلکٹنس پہلے تھی اور ہے, وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پہ رو کا نام آتا ہے. اور کیونکہ رو جو ہے اس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ بھی انوالو ہو سکتی ہے, تو یہ شاید پولیٹیکل ڈیسیجن ہو. لیکن جو کرمنل ایکٹ ہے جس میں لوگ مارے جائیں یا لوگ زخمی ہوں, اس میں کوئی ریلکٹنس نہیں ہے. میں بڑا کلیئر ہوں, میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایویڈنس جو ہے وہ بہت شکریہ لارڈ نذیر ہمارے ساتھ تھے. یہ جو انہیں بات کی ہے نا سر, میں نے آج بیشتر وکلا کی, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ غلطی جو آپ کی حکومت سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک تو دو چیزیں, ایک تو آپ نے صحیح فورم سے نہیں بھیجا, یا تو پروسیکیوٹر جنرل کے فورم سے یہ ریفرنس بھیجا جاتا ہے یا اٹارنی جنرل کے, دونوں سے بات نہیں کی گئی, انوالو نہیں کیا گیا. ڈائریکٹلی یہ بھیجا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل آف اسلام آباد سے صرف رجوع کر کے, جس کی وجہ سے یہ واپس ہو گیا ہے. تو اس کو میں اب جو انہوں نے کہا, جو چیزیں چاہیے تھیں, انہوں نے کہا کہ برٹش لا کو دیکھنا چاہیے تھا, انڈائٹیبل چیزیں کیا ہیں جس کے اندر آپ اپنا کیس ڈالتے, سرٹیفائڈ کاپیز آف ٹرانسکرپٹس دیتے, اوتھ کمشنر کے تھرو سرٹیفائڈ ہوتی, چینل ڈیٹیلز, فوٹیجز, کازل لنک کنیکٹ کرتے کہ ادھر وہ بولا اور ادھر یہ سب کچھ ہوا ہے کاز. تو بڑا ویک ریفرنس بھیجا. یہ اب دیکھیں نا, آپ کیبنٹ میں بھی نہیں ڈسکس کر رہے, ریفرنسز بھی کمزور بھیج رہے ہیں. Is it just not a matter of any concern or it's not that important? Maybe دیکھیں, بات یہ نہیں ہے, آپ جو لارڈ نذیر کا شاید اس کو سمجھی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کا ریفرنس کی انسفیشینٹ ایویڈنس ہے, اس کی بنیاد پر مزید ایویڈنس دیا جائے. بات یہ ہے کہ یہ ایک یونیک کیس ہے, اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, تو پروسیجرل ڈیفیشنسیز ہیں جس کو اب حکومت پورا کر دے گی اور وہ چیز فائل ہو سکتی ہے. بڑی میں نے کہا نا, یہ انپریسیڈنٹڈ, ایسے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے, نہ اس قسم کی چیز فائل ہوئی ہے جس کو آپ فالو کرتے. آپ کی حکومت کسی بھی سطح پہ آرٹیکل 6 کا یا بیننگ اے پولیٹیکل پارٹی کا سوچ رہی ہے کہ سپریم کورٹ ریفرنس دیا جائے؟ آرٹیکل 6 جو ہے وہ انگلینڈ میں تو لاگو نہیں ہوگا نا, آرٹیکل 6 تو پاکستان میں لاگو ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر حکومت نے سوچا, میں پریوی نہیں ہوں کہ کسی نے سوچا یا نہیں سوچا. میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ یہ سوال کرنا چاہیں ڈائریکٹلی
तो वो सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं कि दोनों जो बिल्कुल अभी बाहर खड़े हैं, मुझे कह रहे थे इंटरव्यू हमारा ले लो। आप पूछ सकते हैं, आप नहीं, आप बिल्कुल उनसे भी पूछ सकते हैं। नहीं, वो इतने असेसिबल हैं सर, क्या करें? तो मैंने कहा कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाऊं, ये तो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। दिन में घंटे 24 ही होते हैं, हुकूमत का काम भी करना होता है, टीवी पर भी आना होता है, कुछ और भी खाने वाने का इंतजाम इन कामों के दरमियान कहीं ना कहीं कैबिनेट को भी जरा वो इंपॉर्टेंस दे दिया। कैबिनेट को हमेशा इंपॉर्टेंस दी है सर। आई थिंक मुल्क को कौम का मसला है, जब इतना बड़ा मसला है तो उसको कैबिनेट में डिस्कस होना चाहिए, स्पेशली जो इन लाइट ऑफ जस्टिस साकिब निसार जजमेंट है। देखिए, हुकूमत एक एक्शन ले लिया है, उसमें कैबिनेट ने क्या डिस्कशन करनी है मजीद? एक एक्शन, हुकूमत ने एक्शन ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे, बता रहे थे कि हुकूमत एक्शन लेगी। बहरहाल ये इंट्रा पार्टी मसला है MQM का, तो कैबिनेट में डिस्कस होना शायद ज़रूरी नहीं है। एक छोटा सा वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया बदलती तरजीहात हमारे सामने हैं, लेकिन एक ऐसा इशू है पाकिस्तान के अंदर जो टस से मस होने को नहीं है। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आवर। वापस आने का शुक्रिया नाजरीन। एहतसाब के अड़ियल घोड़े का एक कान हुकूमत वक्त के हाथ में है तो दूसरा अपोजिशन के हाथ में। दोनों फ्रीकैन का इख्तलाफ उस घोड़े को हाँकने के तरीका कार पर है। पाकिस्तान एक तरफ पाकिस्तान कानून कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट दिखाई दे रहा है, वफाकी काबीना में पास हो रहा है, तो दूसरी जानिब पैनामा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पीपल्स पार्टी सेनेट में पेश कर रही है। नाज़रीन, TORs पर 5 महीने तक इतफाक नहीं हो सका। अदालत उज़्मा में पहुंचने वाली दरख्वास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस लौटा दी गईं और दोनों फ्रीकैन के मुख्तलिफ कवानीन बगैर मुशावरत के तैयार किए गए हैं। इन कवानीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी कैफियत में है। अब एहतसाब स्विस बैंकों में पड़ी दौलत का हो या फिर ऑफशोर अकाउंट्स का हो, लाल बत्ती वाला वो ट्रक है कि जिसकी स्पीड तो 190 मगर चक्कर गोल है। इसी बारे से बात करेंगे। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। कुरैशी साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये बताइएगा, टू बिगिन विद, अब आप उस वफ्द की क़यादत भी कर रहे हैं जो दीगर पार्टीज़ को अप्रोच कर रहा है, दावत दे रहे हैं 3 सितंबर के लिए। पीपल्स पार्टी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है, तो आप क्या रहे हैं पीपल्स पार्टी से? तो हम कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं उस पर अमल भी कीजिए, और बहुत से लोग कर रहे हैं और आवाम तवक्को कर रही है, आपकी अपना कारकुन तवक्को कर रहा है आपसे कि आप ऐसा करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे अवामी पजीराई मिलेगी। फैसला उनकी क़यादत ने करना है, दावत देना हमारा फ़र्ज़ था, क्योंकि हम पर ये इल्ज़ाम था पिछली दफ़ा कि आपने सोलो फ्लाइट की, आपने मशावरत नहीं की। इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मशावरत के अमल से सबको साथ लेके चलें, उनकी जो माकूल बात है उसको तस्लीम करें, उनका बिल एतजाज़ लेकर आए, बड़ा अच्छा बिल था। हमने तायद करने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी के ये सियासी ज़रूरत भी है कि वो अब इसमें हिचकिचाहट न दिखाए और मैदान में आए, और जैसे और बहुत सी पार्टीज आ रही हैं। सर, आपको मायूसी सुप्रीम कोर्ट से भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया। हम समझते हैं कि ये एक कोर्ट के फंक्शनरी का अख्तियार ही नहीं है, ये एक जुडिशियस फैसला है, और ये एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं, और हमने अपील अपनी मुरतब कर ली है, हम फाइल कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उनका ये कह देना कि ये फ्रिवलेस है इज़ इंसल्टिंग। 3 सीनियर हमारे कानूनदान, जिनका अगर आप देखा जाए उनकी अपीयरेंसेस और एक्सपीरियंस देखा जाए तो 100 साल के लगभग बनता है जी, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। फिर उनका जो उनकी अपनी इंस्टीट्यूशनल ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने पूरी हमारी पिटीशन को एग्जामिन किया, एक एक वर्क को देखा। अब वो कह रहे हैं कि जी एक जो आपने एफिडेविट लगाया है वो रूल के मुताबिक नहीं है, हम नहीं समझते। फिर वो कह रहे हैं कि आपने आर्टिकल 184(3) को जो इन्वोक किया है वो आपने तजावुज़ किया है, ठीक है, बनता नहीं है। हमने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है और बहुत से केसेस साइट किए हैं, हमारे जो वकला है वो करेंगे, जिससे हम समझते हैं कि जो वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो बड़ी नैरो है, और वो इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं उसमें वो एक केस है, मैंने ख्याल कि मैंने लिखा भी था, वो एक जजमेंट है 1998 की SCMR 793, जिसका हवाला रजिस्ट्रार साहब दे रहे हैं, पर वो
PIA एम्प्लॉइज से मुतल्लिका थी, हम तो एक पब्लिक इम्पोर्टेंस केस की बात कर रहे हैं, हम तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, हम तो वायलेशन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 25। हाई कोर्ट, मुतल्लिका फोरम हाई कोर्ट पे पहले। देखिए ये पटिशनर के पास एक ऑप्शन है, देखिए हाई कोर्ट का भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। हम समझते हैं इस केस की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस इतनी है कि दिस इज राइट फोरम, और हम इस फोरम पे गए हैं और हमने बहुत सी जजमेंट्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की हैं, हमने कोर्ट अपनी हमारी जो पिटिशन आएगी अपील की उसमें आप देखिएगा हमने बहुत सी कोर्ट के फैसले उसके साथ लफ किए हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब कुरैशी साहब ये बताइएगा कि आज कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है आपके कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिल 2016 की कि जो टूथलेस कमीशन था उसको मजबूत और तगड़ा किया जाए, 56 के आईन में तरमीम लेकर आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या रद्द अमल है? हुकूमत की ख्वाहिश क्या थी, हुकूमत की नीयत को समझिए। हुकूमत की ये नीयत थी कि इंक्वायरी हो जाए, उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे हो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेजे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वेग कहा, लग़्व कहा, ठीक है। उनकी ख्वाहिश थी कि 56 के एक्ट के तहत हो जाए, जो हम समझते थे नाकाफी है। हमारी ख्वाहिश थी कि इसके लिए एक नया कानून चाहिए। सागदार ने आप सबसे राब्ता करने की, एयाज सादिक को भी खत लिखे कि बैठक हो, वो आपसे ये कमीशन डिस्कस करें। नहीं, देखिए उन्होंने, सच्ची बात है, सिर्फ वक्त गुजारने की कोशिश की। अब जब उन्होंने देखा कि हमने, देखिए उनकी मालूमात भी तो है ना, उनने देखा कि हमने एक अपने जॉइंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हमने एक बिल मूव करने का फैसला कर लिया। आज आपने देखा एतजाज हसन का स्टेटमेंट था कि हम जॉइंट ऑपोजिशन एक बिल मूव कर रही है, तो हमने उसको ऐलान कर दिया था ना, तो उसको काउंटर करने के लिए ये पेश कर रहे हैं, ठीक है। आपसे राब्ता करने की कोशिश की है सागदार साहब ने या किसी और सीनियर लीडर ने? इन दिनों में तो राब्ता नहीं हुआ जी, इन दिनों में राब्ता नहीं हुआ। और सच्ची बात है, अगर उनकी आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती ना तो बड़ी गुंजाइश थी। जो हमने वहाँ मीटिंग्स की हैं उसमें बड़ी गुंजाइश थी। अब फिर देखिए, ये अगेन मैं समझता हूँ कि ये एक जिसको पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज तो कह सकते हैं कि हमने कमीशन को बेहतर कर दिया, दांत दे दिए, ये वो बिल्कुल दांत दे दिए, डेंचर्स का बंदोबस्त जरूर कर रहे हैं आप, दांत नहीं है। well said. हमारे साथ से शेयर कर लेते ना, ये हमारे साथ शेयर कर लेते, हमसे कहते कि भाई हमने ये बना रखा है, आप इसको एग्जामिन करें। एक दफा भी नहीं आपको दिखाया? नो, कमिटीज में बैठ के भी नहीं? ना, इस शक्ल में सामने आया ही नहीं, इस शक्ल की तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है ना जी। और वो तो देखिए, मैं अर्ज करूं, उन्होंने पूरे माहिरीन से राय ली है कि इसको दबाया कैसे जा सकता है, इस पर मट्टी कैसे डाली जा सकती है। और आपको पता है कि लीगल लुकूनास बेपनाह होते हैं। कब तक सड़कों पे रहेंगे, नहीं समझ आ रही ना मुझे। देखिए, ये तो कोशिश है। अब देखिए, बहुत से इश्यूज होते हैं, मिसाल के तौर पे एक कश्मीर का इशू है, साल से चल रहा है। पैनामा भी कश्मीर बन सकता है? ना, देखिए बन सकता है। सवाल ये है, कश्मीर की आजादी तक सड़कों पर रहने का प्रोग्राम है सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग एहतजाज कर रहे हैं ना, पीपल डोंट गिव अप। एक इशू है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है, जो आप समझते हैं कि मुल्क की बका के लिए, तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मायूसी भी होती है, सेटबैक्स भी होते हैं, आप लोगों से रुजू करते हैं, वो पजीराई नहीं मिलती, बट यू डोंट गिव अप। एंड यू थिंक 2018 इलेक्शंस में आप करप्शन को एक बड़ा इशू बना सकेंगे? इस इशू तो है, इसके बगैर तो मुल्क आगे बढ़ेगा ही नहीं। वोट का मसला नहीं है ना, वोटर को नहीं फर्क पड़ता उधर आपके देहात में। एग्जैक्टली, ये देखें मेहर, अब ये बड़ी अच्छी बात की आपने, वोटर को समझाना है कि उसकी जिंदगी के लिए ये रेलेवेंट इशू बना देंगे, बिल्कुल समझा देंगे, ये तेरा पैसा था जो गया था। बिल्कुल समझाएंगे कि उनके टैक्स पेयर के पैसे के साथ, उनकी जेब से जो पैसा निकलता है उसके साथ क्या हुआ। 3 साल में तो वोटर नहीं समझा। सब ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग जीती, वो कहते हैं पावे जो करना है करे, मैं तो वोट इसी को दूंगा जो बैठा है। ज़िमनी इंतखाबात की अपनी नौयत होती है, जनरल इलेक्शन की अपनी नौयत होती है। देखिए, पॉलिटिक्स में यू कीप हैमरिंग, आप अपने इश्यूज को हैमर करते रहते हैं और उसका अपना वक्त होता है, और जब उसका वक्त आता है तो वो जर्मिनेट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे वी विल कीप हैमरिंग, जब वक्त आएगा तो यकीनन ये पैगाम जो है रेजोनेट करेगा वोटर के साथ। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए।
वापस आने का शुक्रिया। नाजरीन, आज जब सिंध एपेक्स कमेटी में मदारिस की रजिस्ट्रेशन, मुल्ज़मान की JIT, सियासी जमातों के गैर कानूनी दफातर और इंसानी दहशतगर्दी की अदालतों के क़याम जैसे बड़े बड़े फैसले ज़ेर गौर थे, ऐन उस वक्त नैब ने लाखड़ा कोल माइंस करप्शन का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 2 अरब की बदउनवानी में 3 बड़े नाम सिंध के साबिक वजीर आला कायम अली शाह, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुहेल अकबर और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर गोहरुल्लाह सामने आए। सिंध का मामला घर के चिराग से ही घर को आग लगाने का है। सिंध हुकूमत जिन दहशतगर्दों, टारगेट किलर्स के खिलाफ ऑपरेशन की कप्तानी कर रही है, वो निस्फ से जायद सियासी जमातों में ही मौजूद हैं। काले धन की कमाई के खिलाफ शोर भी इस सूबे में ज्यादा और काले धन का चोर भी इस सूबे से है। वो सरकारी महकमे कि जिन्हें करप्शन की जान फटक करनी थी, वही अफसरान बदउनवानी के इल्जामात में मफरूर हैं। अब पीपल्स पार्टी के पास ये दलील है कि नया वजीर आला है, सिंध का तयन कर चुका है, बस कुछ वक्त दरकार है। मगर जूनियर वजीर आला सीनियर वजीर आला पर हाथ कैसे डालेगा? अगर किसी काले धन की सरपरस्ती वहीं से होती है कि जहां की फ्लाइट लेकर वजीर आला हदायत लेने जाते हैं, तो करप्शन की सफाई के कुछ इम्कान हैं भी या नहीं? क्योंकि जब अपना दामन पाक ना हो तो ना सिंध करप्शन से पाक हो सकता है, ना ही वजीर आजम का एहतसाब हो सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे पहला सवाल सर कि नया बिल ला रहे हैं, सोच रहे हैं सड़कों पे आए ना आए, ये सब चीज़ें एक तरफ सर, मगर जब अपने ही सूबे में जिधर पिछले 8 साल से हुक्मरानी है, इतना बुरा ट्रैक रिकॉर्ड हो, करप्शन के चर्चे ज़बान ज़देआम हो, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो प्ली बागेने का इतराफ़ करके अरबों रुपए किटी में जमा करवा के वापस इंडक्ट कर लिए जाएं, अपने वुज़रा और अपने सेक्रेटरीज जो हैं वो अपनी बेल करा चुके हों, कुछ आधे से ज़्यादा मफरूर हों, तो सर फिर ये गवर्नेंस जो आए रोज़ केसेस बैड गवर्नेंस और करप्शन के निकल रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बहुत अरसे से गवर्नमेंट सिंध की तब्दीली की बात की जा रही थी। गवर्नमेंट सिंध तब्दील कर दी गई, चीफ मिनिस्टर तब्दील हुए, नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, यंग हैं, तजर्बाकार हैं, उन्होंने आके सिंध की गवर्नमेंट को संभाला है। अभी आप उनको इतना स्पेस दीजिए, ये मत समझिए कि कोई मशीन है जिसकी चाबी उन्होंने आके लगाई और अब उस मशीन का रुख चेंज हो गया। सोसाइटी है, पूरी स्टेट का सिस्टम चलने हैं। उन्होंने एक विजिबल फर्क डाला है, सेंस ऑफ डायरेक्शन आप भी समझ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है, मीडिया भी दिखा रहा है। तो उनको थोड़ी स्पेस दीजिए, 2-3 महीने के अंदर फिर उनको एवेल्युएट कीजिए। और दूसरी बात, जो माजी की बात है, अगर माजी में किसी ने गलत किया हुआ है, MQM आज आपसे वक्त मिलने आया था, मैं उस पर बात करता हूँ, लेकिन अगर माजी में किसी ने कोई गलती की है तो उसके खिलाफ नैब भी कार्रवाई कर रही है, FIA भी कर रही है, और सिर्फ सिंध में कर रही है और कहीं नहीं कर रही। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहरहाल सिंध के अंदर कहा है कि नैब का सिंध चैप्टर जो है गंद, कोट अनकोट गंद मचा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई आपका जो हाल है इसके ऊपर आज सर पकड़ के बैठे हुए थे जज साहब। मुझे सिंपल ये बता दीजिए मेहर कि वहां के अलावा क्या पंजाब के किसी ऑफिशियल के खिलाफ आज तक नैब ने कोई कार्रवाई की है? क्या KPK के किसी के खिलाफ कार्रवाई की है? सिर्फ सिंध में कार्रवाई हो रही है ना? तो हम कह रहे हैं थोड़ा सा फर्क है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी से बात करें, अगर आप सूरत हाल देखें, मैं ये नहीं कह रही कि उधर करप्शन नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। डिफरेंस ये है सर कि अगर उधर प्लानिंग पेपर्स बनते हैं ना या डेवलपमेंट फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, तो इतना जरूर है कि अगर 48% जेब में है तो 45% तो बाकी लगाए जा रहे हैं। सर, हमें क्या बताया जाता है ऑन ग्राउंड सिंध के अंदर कि 95% जेब में रखे जाते हैं और 5% शायद लगा दिए जाते हैं। आज भी सर कायम अली शाह, सुहेल अकबर, गौहर शाह, 3 बड़े नाम जो हैं 2 अरब की करप्शन में शामिल, आज ये नैब का केस खुला, बेल्स लेके बाहर निकले हैं, 2 अरब के कोयले निकाले, वर्बल ऑर्डर के ऊपर कायम अली शाह के ऊपर आगे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया एक माइनिंग फर्म को कि जो अपने बंदे सारा कुछ बेच बूझ के खा के डकार मार के घर चले गए। दिस इज जस्ट वन केस सर। आपने क्या इस बात की तहकीक की, आपकी टीम ने या आपके चैनल ने, कि जो 95% आपको कहा जा रहा है खाया जा रहा है और 5% लग रहा है, ये बात दुरुस्त है कि गलत? आप बताएं सर, वो आप एक सेकंड, आप सिंध में रहते नहीं है ना? वो जो मेजर हाईवे जरदारी साहब की बन रही थी वो आज तक आधी पड़ी हुई है, उसके आगे जाओ नीचे गिर जाओगे, वो कंप्लीट नहीं हुई। एक प्रोजेक्ट है लियारी के ऊपर। एक मिनट रुके। वो जो आधी बन गई आगे गिर जाएंगे, क्या आपने चेक किया कि उसके सारे की पेमेंट हो गई है? उसमें पेमेंट आदि क्यों? ऑन पेपर वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट है, ऑन पेपर वो कंप्लीटेड। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं ये गलत बात। अच्छा ओके, फिर मुझे आप इस इन फिगर्स पे भी चैलेंज करें सर। सुबाई में सर हम बात ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए ना, इस तरह नहीं बात करेंगे ना। मैं आपको फैक्ट्स देना चाह रही हूं, आप देना नहीं चाह रहे। तरीकाकार मैं बताऊं, आप एक सवाल करके पहले उसको कंक्लूड करें, फिर अगले पे। ये एक ही इशू है पूरा। आप रोटी को चोची कहने वाले बने हुए हैं, आप जानते हैं। मैं बिल्कुल चोची वाला नहीं हूं, मैं चोची वाला बिल्कुल नहीं हूं, कतई नहीं हूं। मैं भी आपका काम समझता हूं। सवाल यह है कि चीजों को इतनी एम्बिग्युइटी में फैला देना
کہ نہ سننے والے کو سمجھ آئے نہ بولنے والے کو سمجھ آئے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے میرا اس سے اختلاف. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ 5000 سوال کیجئے, آپ کا حق ہے, لیکن آپ ہر سوال کو پہلے کنکلوڈ کیجئے. اوکے آپ کرنے دیں سر. آپ کے ایک سب سے پہلے بلاول چیئرمین آپ کا کھڑے ہو کر کہہ چکا ہے 2014 کے اندر کرپشن اس صوبے میں ختم کی جائے. بلاول کو کوٹ کرتی ہوں, کہتے ہیں میرٹ لے کر آؤ, ختم کر دو یہ کرپشن, میرٹ کے اوپر بھرتیاں کرو, میرٹ کے اوپر کام کرو. اچھا میں بتاتی ہوں سر. میں نے کب کہا نہیں ہے سر, جیسی یہ بیان ہوا تھا اس کی تھوڑی دیر بعد آپ کے پلاننگ ڈویژن کے چیئرمین استعفیٰ دے کے چلے گئے کہ اتنا دباؤ آتا ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر سے کہ میرٹ نہیں چلے گا, ہمارے کہنے پہ بھرتیاں کرو. ٹھیک ہے, اب آپ محکمہ وائز سن لیں سر. صوبائی محکمہ تعلیم میں 3 ارب 85 کروڑ روپے کی خرد بورڈ. سندھ بورڈ آف ریونیو میں 3 ارب 84 کروڑ روپے کا خبر. نیب کے میں آپ کو فگرز بتا رہی ہوں, نیب کی رپورٹ ہے. سندھ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ 5 ارب 90 کروڑ روپے, یہ آپ کو فیکٹس فگر. سر انرجی ڈپارٹمنٹ 1 ارب 86 کروڑ روپے کی خرد بورڈ. اب یہ جمہوریت کی کیسی لاج رکھی جا رہی ہے؟ اب یہ والی جماعت آئے گی اور کہے گی ہم نے کرپشن ایریڈیکیٹ کرنی ہے. اب ذرا ٹھہر جائیں. گزارش یہ ہے اگر آپ آڈٹ آبزرویشنز کو اور نیب کیسز کو, نیب انکوائریز کو, ہاں ایسا نہیں ہے. اگر آپ آڈٹ آبزرویشنز کو جو 99% سیٹل ہو جاتی ہیں, آپ جانتی ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں, اسی لیے میں نے یہ نہیں کہا. میں جو کہہ رہا ہوں آپ جانتی ہیں نا. میں جانتی ہوں سر, اسی لیے میں نے ڈسکرپنسی کا ورڈ نہیں یوز کیا تھا. ایک مہربانی کریں, صرف پنجاب گورنمنٹ کے آڈٹ پیراز کبھی ذکر کر دیں. میں خوش ہوں گا اس پہ, مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے بیلنس کیا. بالکل کر دیں گے, اور اس سے آپ دودھ کے دھلے ہو جائیں گے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں نہیں کرنا. اس سے آپ دودھ کے دھلے ہو جائیں گے. میں نہیں ہوں گا. میں کہتا ہوں جس کو جو ہے اس کو پکڑو, لیکن ایک گورنمنٹ کو فوکس. بھائی نیب پکڑے, باقی ذمہ دار لوگ نیب تو گند مچا رہی ہے بقول سپریم کورٹ پکڑے. آپ کا سندھ کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا اپنا ڈائریکٹر جو کسی نے پکڑنا ہے نا, خادم چننا ہے سر. میرا سوال آپ سے سمپل یہ ہے, میرا آپ سے سمپل سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے آڈٹ آبزرویشنز کو ان کی کرپشن بنانا ہے تو آپ کو فیڈرل میں نے نہیں کہا آپ کو یہ صرف آڈٹ آبزرویشنز. I told you these are inquiries with the NAB. These are audit observations. These are inquiries which are okay sir. These are I told you آج کی خبر as well کہ آپ کا قائم علی شاہ, اس کا پرنسپل سیکرٹری اور تیسرا آدمی. مجھے بات آپ کر چکی ہیں, یہ سوال آپ آلریڈی کر چکی ہیں. دیکھیں آپ نے, میں نے تو ادھر انکوائری نہیں کرنی. میرا آپ سے سوال جو ہے وہ نہیں آپ سن رہے. کیا میں بات کر رہی ہوں سر اخلاقی جواز کی بات کر رہی ہوں. اخلاقی جواز کی بات کر رہی ہوں. کس کا؟ جب اپنا دامن پاک نہ ہو تو دوسرے کو کس طرح کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اس میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے بے شمار لوگ کرپٹ ہیں, میڈیا بے شمار بینیفٹ لیتا ہے, تو میں میڈیا کو یہ کہہ دوں کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے. وہ بابا مجھے اگر غلطی ہے تو اس غلطی مجھ میں بھی بے شمار غلطیاں ہیں, یعنی میرے سیکٹر میں بے شمار غلطیاں ہیں. جو غلط لوگ ہیں ان کو پکڑنے کا طریقہ کار موجود ہے اور پکڑے جا بھی رہے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اور اس کی پولیٹیکل سزائیں بھی ہوتی ہیں اور عوام بھی سزائیں دیتی ہے. لیکن میرا سوال آپ سے سمپل ایک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ سندھ گورنمنٹ میں غلطی ہے بالکل پکڑے اس کو, مت چھوڑیے. قائم علی شاہ صاحب کے اوپر بات آئی ہے, ان کا پورے انکوائری کیجیے, میں تو نہیں کہوں گا نہ کریں, لیکن میں کہتا ہوں صرف ایک گورنمنٹ کو ایک پوائنٹ کو فوکس نہ کر لیں. اس ملک میں 5 حکومتیں ہیں, باقیوں کے بھی نکال کے بات کریں اس پہ. آج ایم کیو ایم آپ کے وفد آپ کے پاس آیا کیوں؟ ہم اسمبلی میں تھے, ویسے تو سیاسی لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, اعتزاز صاحب وغیرہ سارے تھے. آج سینٹ کا انہوں نے بل موو کیا, تو وہاں پہ ان دوستوں نے کہا کہ آئے بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں. وہ آئے جوئی صاحب کے پاس بیٹھے, چائے پی, انہوں نے جسٹ اے کپ آف ٹی, کوئی اور بات نہیں ہوئی. سیاسی لوگ بیٹھے تو سیاسی باتیں کرتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے کہ سیاسی باتیں نہ ہوئی ہوں؟ کوئی دکھڑے ان کے ہوئے ہوں گے, بتائیں گے نہیں بھائی, مطلب ہے وہ گپ شپ لگانے آئے تھے, ٹھیک ہے, وہ چائے وائے پی, سیاسی لوگ بیٹھے, تو میں کہوں کہ موسم کا حال پوچھتے رہے, نہیں ایسا نہیں ہے.